नमस्कार, मैं आशीष सिंह मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज में आप सभी सम्मानित सदस्यों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और पढ़ाई लिखाई की शानदार प्रक्रिया जारी भी होगी। तो आइए हम लोग अगले सेशन को लेकर आगे बढ़ते हैं और इस सेशन में आप देखेंगे तो महत्वपूर्ण प्रश्न आपको फिर से मिलने वाले हैं। तो बिना देरी किए हुए आइए हम प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना का हृदय किसे कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना का हृदय किसे कहा जाता है? पंपास, ब्राजील, पैटागोनिया या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए, पंपास के विषय में अगर हम लोग समझे, पंपास के विषय में समझने का प्रयास करें तो पंपास दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। ये अर्जेंटीना है और अर्जेंटीना में यहाँ पर जो घास भूमि है उसे हम पंपास कहते हैं। पंपास घास भूमि हो गया और अल्फाफा घास भूमि हो गया, ये दोनों अर्जेंटीना से संबंधित है। तो ये जो पंपास है ये गेहूं और सामान्य रूप से अन्य फसलों के उत्पादन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे अर्जेंटीना का ब्रेड बास्केट भी कहा जाता है। इसलिए आप देखेंगे कि दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना का जो हृदय कहा जाएगा वो कहा जाएगा पंपास को। तो ए ऑप्शन को सभी लोगों को सही करना है। इसके बाद देखिए यहाँ पर पैटागोनिया दिया हुआ है। पैटागोनिया को थोड़ा समझते हैं क्योंकि ब्राजील तो देश हो गया। ब्राजील जब देश है तो अर्जेंटीना का हृदय तो नहीं हो सकता है। तो पैटागोनिया क्या है? तो पैटागोनिया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अर्जेंटीना में स्थित ये एक पठार है, लेकिन यहां पर टेम्परेचर न्यूनतम होने के कारण वर्ष भर बर्फ से हिमाच्छादित रहता है, बर्फ से ढका रहता है। इस कारण आप देखेंगे तो ये बर्फीला रेगिस्तान के रूप में है, जिसे हम लोग पैटागोनिया मरुस्थल भी कहते हैं। पैटागोनिया जो मरुस्थल है ये आप देखेंगे अर्जेंटीना के दक्षिण भाग में स्थित है और यहां पर ही पाई जाने वाली नमी युक्त घास को अल्फाफा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अल्फाफा कहा जाता है। तथा अर्जेंटीना में जो पशुपालक होते हैं, खास तौर पे जो भेड़ चराते हैं, भेड़ को पालते हैं, अर्जेंटीना के भेड़ पालकों को ग्वाचो कहा जाता है। ग्वाचो, इस शब्द को आप लोगों को याद रखना। तो पहला क्वेश्चन हुआ। इस क्वेश्चन नंबर 31 में आपने देखा ए ऑप्शन को आप लोग सही करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 32, दक्षिण अमेरिका में ब्राजील में फेजेंडा किन्हें कहा जाता है? दक्षिण अमेरिका के सामान्य रूप से संबंध में यहां से क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपको समझना है कि दक्षिण अमेरिका में ब्राजील में फेजेंडा किसे कहते हैं? क्या कहवा के बागों को कहते हैं, आम के बागों को कहते हैं, सेब के बागों को कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो अगर इसमें सीधा सीधा उत्तर की बातचीत करें तो हमने पिछले लेक्चर में ही आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि जो कॉफी है वो ब्राजील मूल का पौधा है और ब्राजील मूल का पौधा होने के कारण सबसे ज्यादा कॉफी का उत्पादन ब्राजील में ही होता है। ब्राजील में जो साओ पोलो है, साओ पोलो, वहां पर कहवा की मंडी लगती है। तो इसलिए आप यहां पर ए ऑप्शन को सही करेंगे। कहवा के बागों को फेजेंडा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 का ए ऑप्शन इसमें सही होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं, बढ़ते हैं। सभी लोग यहां पर समझे। क्वेश्चन नंबर 33, दक्षिण अमेरिका में स्थित विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? दक्षिण अमेरिका में स्थित विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? आप लोग बताएंगे। टिटिकाका इसमें ऑप्शन में है, एंजिल है और इसी प्रकार एंडीज दिया है और लास्ट में कोई नहीं। सोचकर जल्दी से जल्दी जवाब देने का प्रयास करेंगे। बताएं। अगर हम पहले ऑप्शन की बातचीत करें तो टिटिकाका एक झील का नाम है। टिटिकाका कोई पहाड़ नहीं है, टिटिकाका एक झील है और यह एंडीज पर्वत में ही स्थित है। एंडीज पर्वत में स्थित है, अर्थात इसके विषय में अगर हम समझे तो यह विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है जो पेरू तथा बोलिविया देश की सीमा पर स्थित है। पेरू तथा बोलिविया देश की सीमा पर स्थित
टिटिकाका विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है और यह क्रेटर झील का भी उदाहरण है। अर्थात क्रेटर ज्वालामुख को कहा जाता है। जब ज्वालामुखी की प्रक्रिया बंद हो जाती है तो वोल्केनो जो माउथ होता है वहां पर जलाशय बन जाता है, एक तरह से पानी का ढेर लग जाता है, उसी को हम क्रेटर कहते हैं। तो क्रेटर झील हो गई, तो ये आपका क्रेटर झील के रूप में है। एंजिल की बातचीत करें, एंजिल क्या है? एंजिल भी कोई पहाड़ नहीं है। एंजिल याद रखिए, एंजिल वेनेजुला में स्थित, एंजिल वेनेजुला में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। आपने सही सुना कि जो एंजिल वाटरफॉल है वह ओरेनिको नदी पर, ओरेनिको एक नदी का नाम है जो वेनेजुला से होकर बहती है, इसी नदी पर बनता है एंजिल वाटरफॉल। अब इसके बाद देखिए दो ऑप्शन तो यहां से हट गए। अब इसके बाद सी ऑप्शन बचता है एंडीज। एंडीज के विषय में हम कहें तो एंडीज दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पाया जाने वाला लगभग 7000 किलोमीटर में फैला विश्व का सबसे लंबाई वाला, विश्व का सबसे बड़ा पर्वत के रूप में माना जाता है। आप यहाँ पर इसको डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। जैसे ये हो गया दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में आप देखेंगे तो ये पहाड़ कुछ इस प्रकार से फैला है, यानी कोलंबिया से लेकर इसका विस्तार अर्जेंटीना तक है। इसकी कुल लंबाई 7000 किलोमीटर है, 7000 किलोमीटर है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है एकांकागुआ, एकांकागुआ नाम है, ये इस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ध्यान दीजिए, एंडीज दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत है। दूसरे नंबर पर रॉकी पर्वत आता है, और ऊंचाई की बातचीत करें तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आपके सामने है, इस क्वेश्चन का सही जवाब आप सभी लोगों ने सी ऑप्शन दिया होगा। ठीक है भाई, आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दक्षिण अमेरिका के देश अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? हम चाहेंगे कि आप सभी लोग इस प्रश्न के जवाब को खुद दें, तेजी के साथ इसका जवाब दीजिए, अच्छा लगेगा क्योंकि आपको बताया जा चुका है और उसी से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन आया है। देखिए, दक्षिण अमेरिका के देश अर्जेंटीना में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? क्या सवाना कहा जाएगा, या फिर पंपास कहा जाएगा, बेल्ट कहा जाएगा, या फिर प्रेरी कहा जाएगा? सोचिए और ताबड़तोड़ तरीके से जवाब देने का प्रयास करें। देखिए, सवाना की बातचीत करें तो सवाना मध्य अफ्रीका में, सवाना मध्य अफ्रीका में पाया जाने वाला उष्णकटिबंधीय वन है। सवाना मध्य अफ्रीका के कांगो देश में, अगर देश भी पूछे तो कांगो, नहीं तो फिर मध्य अफ्रीका तो सही है। तो मध्य अफ्रीका में सवाना जंगल या फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और इन फॉरेस्ट पर पिग्मी जो सबसे नाटे कद की जनजाति है, इसी जो है फॉरेस्ट में रहती है। ठीक है। अच्छा, दूसरा है देखिए पंपास। पंपास की बातचीत करें तो पंपास सही जवाब है, अर्जेंटीना से संबंधित है पंपास। बेल्ट की बात करें, ये साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाली घास भूमि है, और प्रेरी आपका यूएसए हो गया। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन है ग्रासलैंड से, वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा और देख लीजिए, कैंटरबरी, कैंटरबरी का नाम सुने होंगे, न्यूजीलैंड से संबंधित है। डाउन्स का नाम सुने होंगे, डाउन्स, तो डाउन्स का संबंध है ऑस्ट्रेलिया से। इसी प्रकार लानोस हो गया, तो लानोस का संबंध है वेनेजुला से। इसी प्रकार आप देखेंगे तो बुग्याल हो गया, बुग्याल हो गया, और पग्याल हो गया, बुग्याल पग्याल हो गया, ये दोनों उत्तराखंड से संबंधित हैं। और मर्ग, याद रखें, मर्ग जो वेजिटेशन है, ग्रासलैंड है, ये कश्मीर में है, कश्मीर के पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में। आप लोग कभी पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के गुलमर्ग, सोनमर्ग तथा टनमर्ग में जाएं, हिल स्टेशन है ये, तो वहां पर आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने ग्रीन कारपेट बिछाया है, बहुत ही मखमली घास है, और इस मखमली घास को धरती के स्वर्ग अर्थात कश्मीर का बिछौना भी कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का फिलहाल आप लोग जवाब देंगे बी ऑप्शन। आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। बताएं भैया, सभी लोग बताने का प्रयास करिए, विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश कौन सा है भाई? मांस निर्यातक देश की बातचीत हो रही है, क्या ब्राजील है, क्या चिली है, क्या अर्जेंटीना है, क्या कोलंबिया?
सोचिए, जो मीट एक्सपोर्ट कंट्री के रूप में है, तो इन 4 ऑप्शन में कौन सा है? तो देखिए, ब्राजील ऑप्शन में दिया है, चिली है, अर्जेंटीना है, कोलंबिया है। मैं आपको बता दूं कि पंपास जो ग्रासलैंड है, पंपास जो घास का मैदान है, वो कृषि तथा पशुपालन के लिए इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री के लिए ये विश्व भर में प्रसिद्ध है। और जाहिर सी बात है कि जब कृषि और पशुपालन का कार्य हो रहा है, तो कृषि कार्य हो गया अनाजों के उत्पादन के लिए, और पशुपालन का कार्य मुख्य रूप से डेयरी प्रोडक्शन के साथ साथ मांस उत्पादन के लिए होता है। तो ब्राजील की जो राजधानी ब्यूनस या सॉरी अर्जेंटीना की जो राजधानी ब्यूनस आयर है, वह ब्यूनस आयर से सबसे ज्यादा फ्रोजन मीट का एक्सपोर्ट होता है। फ्रोजन मीट यानी प्रोसेसिंग करके मीट को डिब्बा बंद किया जाता है, और डिब्बा बंद मांस को ही हम फ्रोजन मीट कहते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे सही जवाब होगा सी ऑप्शन। हालांकि क्वेश्चन अगर ये आ जाए कि विश्व की सबसे बड़ी मांस मंडी कहां पर है, तो अमेरिका के शिकागो को लगाना मत भूलें। अमेरिका में विश्व का सबसे बड़ा एनिमल स्लॉटर हाउस पाया जाता है, और उसके साथ साथ मांस मंडी भी है। ठीक है, तो यहां पर आप इन 4 ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो सी ऑप्शन को सही करना। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन है, अर्जेंटीना में पशुपालकों को क्या कहा जाता है? भाई, अर्जेंटीना में जो पशुपालक होते हैं उनको क्या कहते हैं? यहां पर ग्वाचो लिखा है, ग्वाला लिखा है, पशुपति लिखा है और कांगो लिखा है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, और आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और जवाब दीजिए। सभी लोग जवाब दीजिए भाई, सभी लोग बिल्कुल ताबड़तोड़ तरीके से जवाब देने का प्रयास करिए। देखिए, ग्वाचो है, इसमें ग्वाला है, पशुपति है और कांगो है। तो पशुपालकों को क्या कहा जाता है? तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों के उत्तर आने चाहिए ए ऑप्शन को लेकर। ग्वाचो इसका सही जवाब है। जैसे ऑस्ट्रेलिया के जो पशुपालक होते हैं उन्हें जेकारू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेकारू कहा जाता है। और यहाँ के जो पशुपालक हैं उन्हें हम ग्वाचो कहते हैं। तो दो चार नाम बड़े ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आपने थोड़ी देर पहले पूछा, देखा, फजेंडा का नाम सुना, फजेंडा का नाम सुना। इसके बाद आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ग्वाचो का नाम, ग्वाचो का नाम सुन रहे हैं। इसी प्रकार से देखिए, जेकारू का नाम भी आ गया, जेकारू का नाम भी आ गया। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो लंबर जैक एक नाम देखिए पूछा जाता है, लंबर जैक एक नाम पूछा जाता है। तो इनके विषय में ध्यान देना। फजेंडा जो है वो ब्राजील में पाए जाने वाले कहवा के मैदान है या कहवा के फील्ड है। ग्वाचो अर्जेंटीना के पशुपालकों को कहते हैं, जेकारू ऑस्ट्रेलिया के पशुपालकों को कहते हैं, और जो लंबर जैक होते हैं वो वुड कटर होते हैं, लकड़हारे होते हैं कनाडा के। तो कुल मिला के इन शब्दों के विषय में भी आपने समझ लिया। यहां से अब क्वेश्चन आएगा तो आपका गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का ए ऑप्शन सही है। इसको आप सभी लोग समझने का प्रयास करें। ठीक है, आइए भैया अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 37 है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नगर बोलिविया की राजधानी है। भाई देखो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो है ही है। दुनिया में बहुत से देश हैं, ठीक है, उनकी राजधानियां हैं, लेकिन ये एक ऐसा देश है जिसकी राजधानी दुनिया की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी मानी जाती है। अब आपको तय करना है कि बोलिविया की राजधानी क्या है भाई। तो देखिए, वेनेजुला दिया है, लापाज दिया है, चिली दिया है और पेरू दिया है। अगर यहाँ पर आप थोड़ा सा भी गेस करें तो वेनेजुला, चिली और पेरू ये तीनों देश हैं, तीनों देश, और यहाँ पर तो राजधानी पूछी जा रही है। ठीक है, तो जब पेरू देश है तो इसकी अपनी कोई राजधानी होगी, लीमा। ठीक है भैया, पेरू की राजधानी लीमा हो गई, चिली की राजधानी सैंटियागो हो गई, सैंटियागो, और इसी प्रकार से वेनेजुला की राजधानी आप सभी लोग जानते हैं काराकस हो गई, काराकस हो गई। तो कुल मिला के ये कि ये तीन तो नहीं हुए ना, इसलिए बी ऑप्शन को सभी लोग सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 का बी ऑप्शन सही है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी। अच्छा ठीक है, लापाज पहले नंबर पे हो गई। तो अगर कोई पूछ ले, मान लीजिए राह चलते ही आपसे पूछ ले कि दूसरी सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन सी है, तो आपको क्यूटो बताना है। क्यूटो इक्वाडोर की राजधानी है। तीसरी कौन सी है, तो आपको बगोटा बताना है। भैया सभी लोग इस बात को याद रखिएगा
हालांकि एग्जाम आपका लापाजी पूछता। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 37 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। भैया पढ़ाई लिखाई करना बहुत जरूरी है, और जो हमारे साथी किसी भी कारणवश प्रयागराज की धरती पर नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप समझिए इस बात को कि वर्चुअल जो पढ़ाई है उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं विसंगति तो है। भाई हम पूरी तरह से, आप देखिए क्योंकि हम शिक्षक हैं, मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज से कहीं ना कहीं देखिए ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन ऑफलाइन का अपना एक अलग ही मजा होता है, समझने में एक कहीं ना कहीं हमें संस्कार झलकता है। और इसमें क्या है, इसमें मोबाइल से देखते हैं, थोड़ा सा आंखें दर्द की या सर दर्द किया तो उसको हम बंद करके रख देते हैं और दूसरी चीजें देखना लिखना स्टार्ट कर देते, पूरी तरह से माइंड नहीं मेकअप हो पाता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि अगर प्रयागराज में हैं तो जरूर आप मिशन कोचिंग, मिशन इंस्टीट्यूट में जो है विजिट करें, और यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे परिहार सर और उनके कुशल नेतृत्व में हम सब लोग जो है ये शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, जिसमें चाहे आप एसआई की तैयारी करना चाहते हो, कांस्टेबल की तैयारी करना चाहते हो, लेखपाल की तैयारी करना चाहते हो, एसएससी की है, बैंक की है, रेलवे की है, कोई भी तैयारी अगर आप करना चाहते हैं तो जरूर विजिट करें हमारे मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज। जो आप देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं एक बहुत महत्वपूर्ण पॉश इलाके में ये संस्था आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो जरूर आइए, और ये जो प्रश्न आपको पढ़ाए जा रहे हैं इन प्रश्नों को थोड़ा सा आपको समझना है, क्योंकि देखिए बच्चों, मैं अक्सर आपको कहता हूं कि ऑनलाइन अगर हम लोग ये ढूंढे कि बुखार की, फीवर की दवा क्या है, तो दो चार दवा तो आ ही जाएंगी। आ जाएंगी कि नहीं आ जाएंगी, आप ही बताइए जो है। और जब फीवर की दो चार दवा आ जाएगी तो आप ही बताइए क्या हम उस दवा को कंज्यूम कर ले? उत्तर नहीं। बुखार की भी अपनी अलग अलग कैटेगरी होती है, मलेरिया अलग होता है, टाइफाइड अलग होता है, डेंगू अलग होता है, नॉर्मल बुखार अलग होता है, रेंडमली वाला बुखार अलग होता है। अब अलग अलग दवाएं होती है। अब बताइए डेंगू वाला आ रहा है और आपने उसकी जगह नोबल स्पास खा लिया तो मामला गड़बड़ नहीं हो गया? वो भैया दूसरे मामले के लिए, दूसरे तरह वाले कैटेगरी के बुखार के लिए। इसीलिए लिखा रहता है कि कोई भी आप ड्रग लीजिए या फिर जो है दवा लीजिए, उसको फिजिशियन की सलाह होनी चाहिए। तो यहाँ पर वर्चुअल स्टडी में भी जो है, जो हमारे नए नए बच्चे होते तुरंत आए और मोबाइल खोला, पढ़ना लिखना स्टार्ट किए, तो अब उनको यही नहीं समझ में आता कितना पढ़े, क्या पढ़े, कैसे पढ़े। तो कम से कम ये है, एक बार जरूर प्रयास करिए मिशन इंस्टीट्यूट में आने का, और आप देखिए किस प्रकार से संस्था में लगभग सभी क्लासेस चल रही है और पूरी तरह से आपकी हर क्वेरी को यहाँ पर समाधान किया जाएगा। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रश्न को ध्यान से देखिए। विश्व का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक देश कौन सा? भैया ये लीजिए, विश्व का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक देश कौन सा है? वेनेजुला, बोलिविया, अर्जेंटीना और चिली, ये दिया हुआ। ठीक है, देखिए अगर भारत की बातचीत करेंगे तो भारत में सबसे मोस्ट जो है आपका प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ द सोयाबीन, तो मध्य प्रदेश आता है, इसीलिए मध्य प्रदेश को सोया स्टेट कहा जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका सही जवाब आपको सी ऑप्शन मिलेगा, अर्जेंटीना मिलेगा। अर्जेंटीना जो है सोया स्टेट के रूप में, सोया कंट्री के रूप में जाना जाता है, इस बात को ध्यान देना है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 38 के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। ध्यान दीजिएगा सभी लोग, प्रश्न को ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मक्का उत्पादक करने वाला देश कौन सा है? देखिए मक्का को जो है हम लोग कॉर्न कहते हैं, कॉर्न कहते हैं। अब बताइए जो है मक्का जो है, आप सभी लोग जानते हैं कि मक्का में जेन नामक कार्बोहाइड्रेट होता है, और यही कार्बोहाइड्रेट का कंज्यूमन से जो है तेजी के साथ जानवरों में जो है मांस बढ़ता है। तो भाई प्रोटीन लगती है, कार्बोहाइड्रेट लगेगा तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, जब ज्यादा से लगेगा तो तेजी के साथ उसमें भार में वृद्धि होगी। मैं अमेरिका की बातचीत खास तौर पे करूं, अमेरिका और चाइना में तो ज्यादातर जो मक्का होता है वो पशुओं को खिलाया जाता है, खास तौर पे स्वाइन को, सुअर को, जिससे भाई उनका वजन तेजी के साथ बढ़ सके और पोर्क मांस के लिए पूरी तरह से वो तैयार हो सके। अब यहाँ पर तो देखिए दक्षिण अमेरिका की चूंकि बातचीत हो रही है, तो ना तो अमेरिका दिया है ना तो चाइना दिया है, तो इन्हीं में से किसी न किसी को आपको पहचानना होगा। इक्वाडोर, बोलिविया, अर्जेंटीना और चिली। तो मैं आपको बता दूं, अर्जेंटीना को ही आप लोगों को सही करना है। अर्जेंटीना पंपास ग्रासलैंड वाला क्षेत्र है, कृषि और पशुपालन के लिए महत्वपूर्ण है।
और जब कृषि का कार्य होगा तो मक्का या कॉर्न का प्रोडक्शन किया जाता है। इस कॉर्न का प्रयोग पशुओं को खिलाने में, उसके साथ साथ हम लोग ह्यूमन यूटिलाइजेशन में भी पर्याप्त मात्रा में आता है। तो वहां से जो है आप देखेंगे किस प्रकार से मांस का जो है उत्पादन होता है, और आपने यहाँ से संबंधित एक क्वेश्चन भी देखा है। तो कुल मिला के आप क्वेश्चन नंबर 39 में आप एक बार पुनः जो है सी ऑप्शन अर्जेंटीना को प्रीफर करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 40। दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक तांबा उत्पादन वाला देश कौन सा है भाई? दक्षिण अमेरिका में जो कॉपर के लिए जाना जाता है वो कौन सा देश है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए भैया, इक्वाडोर है, अर्जेंटीना है, बोलिविया है तथा चिली है। देखिए इन देशों की पहले लोकेशन को आप लोग समझ लीजिए। लोकेशन को अगर आप समझ लेंगे तो काफी हद तक कई दिनों तक ये याद रहेगा, है ना। रिवाइज भी नहीं करोगे तो कोई समस्या नहीं है। इक्वाडोर यहाँ पर है, अच्छा बोलिविया जो है ये यहाँ पर हो गया, और चिली की बातचीत करें तो चिली ये हो गया, और बाकी अर्जेंटीना तो ये पूरा है ही है। अब प्रश्न ये है कि दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक तांबा उत्पादन, देखो अगर हम लोग चांदी की बातचीत करें, तो चांदी के लिए जो है जाना जाता है ये आपका यहाँ पर आटाकामा डेजर्ट है चिली का, ठीक है। चिली का जो है सिल्वर नाइट्रेट के लिए जाना जाता है। और मैंने एक दिन आपको बताया था कि अर्जेंटीना आजकल लिथियम के लिए जाना जाता है, लिथियम भंडारण के लिए जाना जाता है। बोलिविया की राजधानी लापास, और आप देखते हैं बोलिविया का जो पठार है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द रिजर्विंग ऑफ कॉपर। इसीलिए जो है बोलिविया प्लेटू को कहीं ना कहीं हम कॉपर बेल्ट के नाम से जानते हैं। तो यहां पर आप लोगों को समझना है सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। आप सभी लोगों को सही जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। सी ऑप्शन जो आपका है वो राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 40 का, ठीक है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं भाई, तेजी के साथ बढ़ रहे हैं सभी लोग, जितने भी हमारे साथी हैं सभी लोग खूब बढ़े, यानी सब पढ़े और सब पढ़े की भूमिका में रहिए, है ना। शिक्षा सबको सामर्थ्यवान बनाती है, बस ये है कि अगर हम समय के साथ उसको पढ़े, और अगर समय के साथ नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा भाई देरी होती है, तो बात तो समझ लीजिए कि मामला फिर गड़बड़ तो हो ही सकता है, इस बात को सभी लोगों को ध्यान देना है, भाई, है ना। तो आइए इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं? 46 दिया है, 29 दिया है, 28 दिया है, या फिर 56 दिया। भाई बात आ गई अब उत्तरी अमेरिका। कल क्वेश्चन इसी प्रकार का था कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल देशों की संख्या कितनी थी। तो आप लोगों ने बहुत सही जवाब दिया था भाई, आप लोगों को जवाब देना था 13 कंट्रीज, यानी वो 13 देश थे। अब यहां पर पूछा जा रहा है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में कुल कितने देश हैं। तो कुल कितने देश हैं आप देखेंगे, 46 है, 29 है, 28 है, या फिर 56 है। तो अब इसका माजरा दूसरा हो जाएगा भाई, यहां पर आप लोगों को 29 बताना है। इसमें से कुछ देशों का मैं नाम आपको बताऊंगा भाई, आप सभी लोग यहां पर ध्यान दीजिए। ये कुछ इस प्रकार से नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, कुछ इस प्रकार से मैप होता है इसका। और यहां पर हम लोग देशों को देखने का प्रयास करें तो कनाडा हो गया, कनाडा का नाम सुने हैं, यूएसए हो गया, मैक्सिको हो गया, मैक्सिको का नाम सुने होंगे, कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल सल्वाडोर, हंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा। यहां पर आप देखेंगे तो ग्रीनलैंड मिलेगा, बरमूडा है, बहामास है, क्यूबा है, हैती है, डोमिनिकन रिपब्लिक है, जमाइका है, ग्रेनेडा है, त्रिनिदाद एंड टोबैको है। बहुत से देश इन द सेंस कि यहाँ पर देशों की संख्या 29 है। इस बात को सभी लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। लेकिन अब यह है कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो देश है उनको दो कैटेगरी में कन्वर्ट किया गया है। एक होते हैं इंडिपेंडेंट कैटेगरी। इंडिपेंडेंट का मतलब होता है स्वतंत्र देश, यानी जो संप्रभु राष्ट्र के रूप में हो। आप सभी लोग जरूर हमारे जो है परिहार सर से पढ़े होंगे, संप्रभु शब्द जो है जो सोवन कंट्री के रूप में है वो एक अलग बात हो, जैसे भारत एक इस समय संप्रभु राष्ट्र है ना। तो ये हो गया। दूसरा होता है डिपेंडेंट कंट्री। इंडिपेंडेंट अलग बात होती है और डिपेंडेंट अलग बात होती है। तो जो डिपेंडेंट होते हैं वो आश्रित होते हैं, अर्थात उन पर आज भी किसी न किसी दूसरे देश का अधिकार होता है, पॉलिटिकल राइट होता है। तो इस श्रेणी में आप देखेंगे तो यहाँ पर ग्रीनलैंड आपको मिल जाएगा,
ग्रीनलैंड पर पॉलिटिकली रूप से आप देखेंगे तो डेनमार्क का अधिकार है। तो कुल मिला के आप देखेंगे दोनों तरह के देशों को शामिल करिए तो यहाँ देशों की संख्या 29 के आसपास आ जाती है। ठीक है भैया, आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन का जवाब सभी लोग ध्यान दीजिएगा, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 42। क्वेश्चन नंबर 42 में लिखा हुआ है यूएसए में सोने की प्रसिद्ध खान कौन सी है भाई। सोने की देखिए गोल्ड के लिए जानी जाती है, मेसाबी खान है, कैस्केड खान है, या कोस्ट रेंज है, या कोई नहीं। देखिए सोने की बात आ गई तो सोने के लिए तो बहुत ज्यादा गोल्ड के लिए पूछा जाता है। अगर आप इसका जवाब तब तक देते रहिए, ऑस्ट्रेलिया में आपने पूलागार्डी का नाम सुना होगा, पूलागार्डी और कालगुरली, कालगुरली ये हो गई दो खदानें जो ऑस्ट्रेलिया में है भाई। पूलागार्डी हो गई और कालगुरली हो गई, ये दो खदानें ऑस्ट्रेलिया में हैं और ये गोल्ड के लिए या गोल्ड रिजर्विंग के लिए जानी जाती है। इसी प्रकार से हम लोग पहुंचे किम्बरले। किम्बरले का नाम सुने होंगे, ये साउथ अफ्रीका में है। तो साउथ अफ्रीका में किम्बरले जो है ये गोल्ड भंडारण के लिए जाना जाता है। अब यहाँ पर आप सभी लोगों के आंसर आने चाहिए, तो इसका सही जवाब आपका होगा कैस्केड वाला क्षेत्र। ठीक है, जो मेसाबी रेंज है ये आयरन और स्टील के लिए जाना जाता है, आयरन ओर के लिए समान रूप से जाना जाता है। तो 42 का आपका बी ऑप्शन सभी लोग सही करें। आइए क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 43। ये लीजिए क्वेश्चन आ गया, लोहे के लिए यानी लौह अयस्क के लिए कौन सी खदान इंपॉर्टेंट है। देखिए मेसाबी खान है, कैस्केड है, या फिर कोस्ट रेंज, इसमें से कोई नहीं। यूएसए की बातचीत कर रहे हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जो आयरन ओर होता है वो समान रूप से 4 प्रकार के अयस्कों से प्राप्त होता है। जो आयरन होता है वो 4 प्रकार के अयस्कों से प्राप्त होता है, जिसमें आप लोगों ने हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट का नाम सुने होंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए कि इसमें से कौन सी श्रेणी है। तो यहाँ पर आपको क्या जवाब मिलना चाहिए, क्या जवाब देना चाहिए, तो मेसाबी खान आपको बताना है। यानी मेसाबी माइन इज द इंपॉर्टेंट माइन, इट इज रिजर्विंग फॉर द आयरन ओर। आयरन ओर के लिए ये प्रसिद्ध है, जानी जाती है, फेमस है। तो यहाँ का जवाब आपका होगा ए ऑप्शन। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, विश्व का सबसे बड़ा पार्क स्थित है भैया। पार्क की बातचीत यहाँ पर हो रही है, तो फिर पार्क तो बताइए फिर कौन सा हो सकता है ऑप्शन। क्या कनाडा है, यूएसए है, या फिर क्यूबा है, या इसमें से कोई नहीं। देखिए पार्क का मतलब यह है कि एक तरह से नेशनल पार्क जैसे भारत में आप देखेंगे, भारत में जो नेशनल पार्क हैं होते हैं वो इन सीटू के अंतर्गत आते हैं। भैया 2 कैटेगरी होती है, एक इन सीटू होता है, एक इन सीटू होता है, दूसरा एक्स सीटू होता है। एक्स सीटू होता है। अब इन सीटू क्या होता है और एक्स सीटू क्या होता है, थोड़ा सा जो है इसमें विचार करना है। जैसे मान लीजिए ये पेड़ है, ये पेड़ है और इसमें जो है कोई बर्ड रहती है अपने बच्चों के साथ। ठीक है, इसमें बर्ड वगैरह रहती है अपने बच्चों के साथ, और एक यहाँ पर पिंजड़ा है भाई, पिंजड़ा है, मान लीजिए ये पिंजड़ा हो गया। अब एक व्यक्ति है यहाँ से एक चूजे को ले करके इस पिंजड़े में बंद कर देता है। अब आप ही बताइए, अगर हम कहें तो ये जो पक्षी है, इन पक्षी का प्राकृतिक घर कौन सा है, नेचुरल हैबिटेट कौन सा है, तो आप बताएंगे ना कि पेड़ है। तो पेड़ जो नेचुरल हैबिटेट होता है वो इन सीटू होता है, और जो आर्टिफिशियल या एंथ्रोपोजेनिक हैबिटेट होता है वो एक्स सीटू होता है। इसको ध्यान देना है। तो जैसे मान लीजिए नेशनल पार्क हो गए, या फिर बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, रामसर साइट्स हो गई, या फिर सेंचुरी हो गया, टाइगर रिजर्व हो गए, ये सभी के सभी आपके इन सीटू में शामिल होते हैं। और एक्स सीटू में जैसे चिड़ियाघर हो गया, जैसे बोटेनिकल गार्डन हो गया, जैसे एक्वारियम हो गया, जैसे जीन बैंक हो गए, जैसे खेत हो गए। खेत को भी, क्योंकि खेत में देखो चना बोना, मसूर बोना, ये हम तय कर रहे हैं, इसलिए ये सब आपके एक्स सीटू में आएंगे। अब भारत का जो सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क ध्यान दीजिएगा, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क लद्दाख में स्थित हेमिस हाई है। हेमिस हाई इज द बिगेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। और अगर आपके दिमाग में चल रहा कि सर जिम कॉर्बेट है, तो जिम कॉर्बेट देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे रामगंगा उद्यान के नाम से जानते हैं।
और इसका और भी पुराना नाम था हेली उद्यान। अब अमेरिका की बातचीत करते हैं तो अमेरिका इसका सही जवाब है, क्योंकि अमेरिका में आप जानते हैं बुर्ज बफेलो नेशनल पार्क, आपने नाम सुना होगा, येलोस्टोन नेशनल पार्क के आसपास है। तो ये आपका सही जवाब अमेरिका होगा, यूएसए होगा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन का थोड़ा विश्लेषण आपको समझ में आया होगा। आगे चल के हम जरूर यहाँ से प्रश्नों को शामिल करेंगे, तो उसमें आप लोगों को समझ में आएगा कि रामसर साइट क्या होती है, नेशनल पार्क क्या होते हैं, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं, टाइगर रिजर्व क्या होते हैं, इन सब के विषय में हम आपको जरूर बताने का प्रयास करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लेके चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर यह है, ध्यान दीजिए सभी लोग। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है ज्योग्राफी का, क्या कहते हैं अपने मिशन इंस्टीट्यूट में, और मिशन इंस्टीट्यूट में जरूर आप लोग जो है इसके हिस्सेदार बने, इसमें हिस्सेदारी करिए पढ़ाई लिखाई के लिए पूरी तरह से, और पूरी तरह से आश्वस्त रहिए कि एग्जाम कोई भी होगा आप लोग जरूर सफलता प्राप्त करेंगे। बहुत जल्द ही जो है आप देखेंगे धीरे धीरे करके जिस रफ्तार में यह संस्था चल रही थी उसी रफ्तार में जो है बहुत जल्द ही जो है सभी शिक्षक आएंगे और आप लोगों को पूरी तरह से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल जुड़े रहें और एक अपना टाइम फिक्स कर लीजिए। उस टाइम पे जो है जैसे ही जो है समय आए तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए। जितना आप लोग पढ़ेंगे आप लोगों के कमेंट में पढ़ूंगा, और जैसे लगेगा कि अब सही मामला चल रहा है तो थोड़ा सा प्रश्नों के स्तर का विश्लेषण और बढ़ाएंगे, और जब आप और अच्छा करेंगे तो और बढ़ाएंगे, क्योंकि देखिए पढ़ाई तो कभी समाप्त नहीं होती है। ठीक है, हमें कम से कम इस दर्जे का विद्यार्थी जरूर होना चाहिए जिस दर्जे में बादल होता है। बादल समुद्र से साफ पानी को ही निकालता है। इसी प्रकार बेहतर जो स्टूडेंट होता है, कॉम्पिटिटर होता है, वो एजुकेशन से, शिक्षा से, उन विषयों से उतनी चीजों को जरूर फिट किए रहता है, याद किए रहता है जितना एग्जाम में जरूरी हो, और इसी को एग्जाम ओरिएंटेड स्टडी कहते हैं। ठीक है, तो भैया सभी लोग ध्यान दीजिए, निम्नलिखित में कौन सी झील ग्रेट लेक का हिस्सा नहीं है? सुपीरियर है, मिशिगन झील है, इरी है और ग्रेट स्लैब है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, तो यहाँ पर देखिए नॉर्थ अमेरिका का डायग्राम बन गया आपके सामने, ये बन गया, और नॉर्थ अमेरिका का जब डायग्राम आपके सामने बन गया तो अब यहाँ से आपको क्लियर करना है कि यहाँ जो झील है उसे ग्रेट वेयर कहते हैं, ग्रेट वेयर लेक कहते हैं। इसके बाद है ग्रेट स्लैब। ग्रेट स्लैब जो है, अब देखिए यहाँ पर आपको समझना ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है। ग्रेट लेक्स में जो है 5 झीलें आती है, 5 झीलों को समझने का प्रयास करो। ये है सुपीरियर, सुपीरियर झील का नाम सुने होंगे, ये हो गई ह्यूरॉन झील हो गई, मिशिगन झील हो गई, इरी झील हो गई और ओंटारियो झील हो गई। तो अब आप ही बताइए कहीं पर नाम आया क्या? कहीं पर नाम आया क्या ग्रेट स्लैब का? उत्तर नहीं। इसका मतलब यह है कि ये पांचों झीलें महान झीलें हैं, ग्रेट लेक्स हैं, और इसमें जो शामिल झील नहीं है उसका नाम होगा ग्रेट स्लैब झील। क्लियर है? आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सभी लोग ताबड़तोड़ तरीके से जवाब देने का प्रयास करिए, बहुत ज्यादा वक्त जो है मत गवाइए, बस तेजी के साथ आंसर दीजिए। बाकी शानदार विश्लेषण हम आपके लिए पेश ही कर रहे हैं, सभी लोग इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, आइए भैया सभी लोग इस बात को समझिए कि क्वेश्चन आपका जो नेक्स्ट है उसका जवाब क्या होगा। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? देखिए भैया नगर की बात आ गई, नगर की बात आ गई। जितने भी हमारे प्यारे साथी बच्चे ऑफलाइन तरीके से पढ़ते हैं तो वहां पर मैंने आपको जरूर लिखाया है, आप इस बात को ध्यान से समझने का प्रयास करिए, क्योंकि गलती आप अगर समझेंगे नहीं तो गलती कर बैठेंगे और गलती हो जाएगी तो मामला गलत हो जाएगा। देखिए मैक्सिको सिटी दिया हुआ है, मैक्सिको सिटी इसमें दिया हुआ है, मैक्सिको सिटी ही इसका सही जवाब है। मैं बात को समझिएगा, पहले उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो नगर है वो मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है, इस बात को समझिएगा ध्यान से। और अगर आप लोगों को लगता है कि सर आपने तो न्यूयॉर्क लिखाया है, यस हमने लिखवाया है कि न्यूयॉर्क सिटी इज द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ द यूएसए। हमने नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट नहीं लिखाया, हमने लिखाया
कि न्यूयॉर्क इज द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ द यूएसए, और इसी प्रकार मैंने लिखा है कि टोरंटो इज द मोस्ट पॉपुलर सिटी ऑफ द कनाडा। तो यहां पर आपको समझना है कि देश के हिसाब से अलग बात हो गई, पूरे महाद्वीप में सबसे बड़ा जो शहर होगा आबादी वाला वो आपका मैक्सिको सिटी होगा। इस बात को याद रखिएगा, नहीं तो गलत हो सकता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग अगले पे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए बिल्कुल तैयार है, सभी लोग ध्यान दीजिएगा भैया, सभी लोग आइए। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 47, कौन सी नहर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है? बताओ कौन सी नहर है? नहर का नाम पनामा नहर है, कील नहर है, स्वेज नहर है, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब क्या होगा? कौन सी नहर है जो उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है? तो देखिए इसका जवाब आप सभी लोग देना चाहें तो दीजिए सभी लोग ताबड़तोड़ तरीके से। मैं आपको बता दूं कि जो पनामा नहर है ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में, इस नहर का निर्माण, जो प्रारंभिक निर्माण था वो फ्रांस के द्वारा प्रारंभ किया गया था, लेकिन इसके बाद फिर उसने अपने हाथ पीछे कर लिए। बीमारियां बहुत ज्यादा फैल रही थी उस समय और तकनीकी खामी कुछ हो रही थी। इसके बाद अमेरिका ने पनामा नहर को पूरा कराया 1914 ईस्वी में, याद रखिएगा। तो पनामा नहर ही इसका सही जवाब है। स्वेज नहर दूसरे ऑप्शन पे दे रहा है, तो कील नहर दे रहा है। तो जो कील नहर है ये जर्मनी और डेनमार्क के बीच में स्थित है। ये बाल्टिक सागर की चाबी भी कहते हैं, कील को बाल्टिक सागर की चाबी कहते हैं। और स्वेज है, तो स्वेज जो नहर है दुनिया का सबसे व्यस्ततम नहर के रूप में माना जाता है। यह एशिया तथा यूरोप का जंक्शन भी कहलाता है। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 47 का सही जवाब आप लोगों का जो होगा ए होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग तेजी के साथ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, न्यूयॉर्क का उपनाम क्या है भाई? न्यूयॉर्क जो है आप सभी लोग बताइए कि क्या इसका उपनाम है? बताओ भाई सभी लोग, क्या एम्पायर स्टेट है, द ग्रेनाइट स्टेट है, एप्पल स्टेट है, या फिर कोई नहीं? न्यूयॉर्क का उपनाम क्या है? तो देखिए आप सभी लोग जानते हैं कि न्यूयॉर्क इज द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ द यूएसए। न्यूयॉर्क इज द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ द यूएसए, और जो इकोनॉमिक होता है उसे हम जरूर एम्पायर स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन ए सही करना है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। आइए साथियों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, उत्तरी अमेरिका का नाम किसके नाम पर पड़ा? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया। देखिए तो मैं आपको बता दूं कि इसमें जल्दीबाजी नहीं करना। कोलंबस साहब भी देखिए इसमें है, वाशिंगटन साहब भी हैं, और अमेरिको नाम के व्यक्ति भी हैं। तो इसमें जल्दीबाजी नहीं करना है। देखिए मैं आपको बता दूं, कोलंबस साहब जब अमेरिका पहुंचे थे 1492 ईस्वी में, तो इन्होंने इसे नई दुनिया कहा था। इन्होंने कभी भी इसको अमेरिका नहीं कहा। ठीक है, अब इसके बाद जब ये खोज करके चले आए तो जब अपने देश वापस लौटे तो बताए कि हम नई दुनिया देख के आए हैं। तो इस नई दुनिया देखने के लिए बहुत ढेर सारे जो है दल बादल के साथ जो है अमेरिको नाम के व्यक्ति पहुंचे, और उन्हीं के नाम से हो गया अमेरिका। तो यहाँ पर सी ऑप्शन को सही करेंगे। और जो जॉर्ज वाशिंगटन है, जॉर्ज वाशिंगटन साहब जो है वो फर्स्ट अंकल सैम ऑफ द यूएसए है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए है। इस बात को आप सभी लोग याद रखिएगा। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति को सम्मान के शब्द में जो है आप अंकल सैम भी कह सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, हाँ भाई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 50। किस देश या द्वीप को गन्ने का प्रमुख उत्पादन होने के कारण इसे चीनी का कटोरा कहा जाता है, बाउल सुगर ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है? क्यूबा है, बरमुडा है, मेडागास्कर है, कोई नहीं? सोचो और जवाब देने का प्रयास करो। व्हाट इज द राइट आंसर? व्हाट इज द राइट आंसर? सभी लोग बताइए, क्यूबा, बरमुडा, मेडागास्कर, या इनमें से कोई नहीं? चीनी का कटोरा किसे कहा जाए? तो आप सभी लोग हमेशा पढ़े, मैंने आपको बिल्कुल अच्छे के लिए जरूर बताया होगा, क्यूबा को आप सभी लोग बताएंगे। हालांकि क्यूबा को एंटलीस का मोती भी कहा जाता है। एंटलीस का मोती किसे कहते हैं? तो क्यूबा को कहते हैं। आप सभी लोग इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सामने है। विश्व में सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला देश,
मैंने अभी अभी आपसे कहा था ना कि दक्षिण अमेरिका में जब करेंगे तो भाई दक्षिण अमेरिका में अर्जेंटीना हो जाएगा, लेकिन जब उत्तरी अमेरिका की बातचीत करेंगे तो उत्तरी अमेरिका में बिल्कुल क्लियर कट आप समझिए कि अमेरिका ही सही होगा, अमेरिका सही होगा भाई। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, अमेरिका इसका सही जवाब है कि विश्व में सर्वाधिक मक्का उत्पादित करने वाला जो देश है उसका नाम है यूएसए। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन सा देश कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कागज उद्योग अर्थात पेपर इंडस्ट्री के लिए फेमस है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कनाडा, मैक्सिको, क्यूबा और कोई नहीं। मैं आप सभी साथियों को बता दूं कि कनाडा जो है वो आर्कटिक क्षेत्र में ज्यादातर स्थित है, और आर्कटिक क्षेत्र में पाए जाने वाले जो वन होते हैं उन्हें हम टैगा वन कहते हैं, टैगा फॉरेस्ट कहते हैं। टैगा फॉरेस्ट जो होते हैं वो कॉनिफरस टाइप के होते हैं, एक तरह से शंकुधारी होते हैं, और दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द फर्नीचर हो गया, पेपर हो गया, ये बहुत सी चीजें होते हैं, टॉयज वगैरह हो गए, इसी तरह मेकिंग बिल्डिंग्स हो गई, तमाम चीजें होती हैं। तो देखिए इसके लिए आप लोगों को कनाडा सही करना चाहिए, और इन पेड़ों को काटने के लिए बड़े स्तर पर आप देखेंगे तो बड़े स्तर पर जो लकड़हारे पाए जाते हैं उनको हम लंबरजैक कहते हैं। क्या कहते हैं? लंबरजैक कहते हैं भाई। तो इस बात को सभी लोगों को याद रखना है। आइए क्वेश्चन नंबर आपके सामने 53 है। उत्तरी अमेरिका में यूरेनस का, सॉरी ये जो यूरेनस लिखा हुआ है इसकी जगह यूरेनियम होना चाहिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा भाई। यूरेनियम होना चाहिए। उत्तरी अमेरिका में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? देखिए जब यूरेनियम की बातचीत करते हैं तो यूरेनियम जो आपका होता है वो हाई क्वालिटी एलिमेंट्स होता है, और यूरेनियम का प्रयोग सामान्य रूप से हम जो है न्यूक्लियर एनर्जी के लिए प्रयोग करते हैं, और बहुत ही हाई क्लास बॉम्ब्स बनाने में करते हैं। ठीक है, हमारे देश में 1974 में राजा रमन्ना जब बार्क के निदेशक रह चुके हैं, उन्होंने सबसे पहले 1974 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के कहने पर पोखरण एटॉमिक टेस्ट फर्स्ट किया था, और उसका कोड वर्ड था लाफिंग बुद्धा। ठीक है, और इसी प्रकार उस समय जो है राजा रमन्ना के नेतृत्व में ये चीज हुआ था। इसी प्रकार से उस समय जो हमारे कलाम साहब थे वो जूनियर कलाम के रूप में थे, अर्थात छोटे थे, लेकिन इन 1998 में कलाम साहब के नेतृत्व में पोखरण एटॉमिक टेस्ट सेकेंड हुआ, जिसका नाम दिया गया, कोड वर्ड था ऑपरेशन शक्ति। तो आप सभी लोग जानते हैं कि एटॉमिक जो आपके रिसर्चेज होते हैं, एटॉमिक जो एनर्जी के रूप में भी आप सभी लोग देखें ढेर सारे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं। इंडिया में एटॉमिक एनर्जी के लिए विक्रम क्या कहते हैं, होमी जहांगीर भाभा साहब को तो कोई नहीं भूल सकता है भाई। होमी जहांगीर भाभा एक पारसी थे, बहुत ही मेहनत करके भारत को एक एटॉमिक क्षेत्र में, एटमी क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया। आज हमारे पास कैगा है, हमारे पास रावत भाचा है, हमारे पास कुंडन कुलम है, कलपक्कम है, हमारे पास नरौरा है, हमारे पास मीठी बिरदी है, हमारे पास तारापुर है, हमारे पास जैतपुर है, बहुत ढेर सारे, अप्रॉक्स हमारे पास लगभग 25 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, और इसके माध्यम से हम इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए पूछ रहा है कि सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडारण और उत्पादन और निर्यातक कौन सा है, तो कनाडा को आप क्यों नहीं लगा रहे हो भाई? कनाडा को सभी लोग लगाइए, कनाडा ही वो देश है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 54, किस महाद्वीप को नई दुनिया कहा गया? अब आप ही बताइए, अभी अभी हमने क्वेश्चन करवाया कि जब कोलंबस साहब 1492 में अमेरिका में पहुंचे तो उन्होंने उसको नई दुनिया कहा था कि ये भैया नई दुनिया है, स्ट्रेंज लैंड है, न्यू वर्ल्ड है। तो अब आप ही बताइए किस महाद्वीप को कहते हैं? तो आपको सीधा सीधा उत्तर देना चाहिए नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55, बूटे की खदान। देखिए ये जो बूटे की खदान है कहां पर स्थित है? मैक्सिको, क्यूबा, कनाडा और संयुक्त अमेरिका। देखिए जो बूटे माइन है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द रिजर्विंग ऑफ कॉपर, और ये अमेरिका में है, याद रखिए संयुक्त राज्य अमेरिका में है। डी ऑप्शन को सभी लोग सही करिएगा। जिस प्रकार पिलवारा लौह एस के लिए जानी जाती है ऑस्ट्रेलिया में है, कालगुरली कुलागार्डी ऑस्ट्रेलिया में है, वाइपा ऑस्ट्रेलिया में है, ओलंपिक डैम ऑस्ट्रेलिया में है, इसी प्रकार गैलीबरा स्वीडन में है। यहां पर भी आप देखेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका में बूटे की खदान है। हालांकि भारत में भी ढेर सारी खदानें हैं, मलास खंड है, आप लोगों ने नाम सुना होगा। इसी प्रकार से आप लोग बैलाडीला का नाम सुने होंगे, चिकमंगलूर का नाम सुने होंगे। तो भारत के संदर्भ में जरूर हम लोग बातचीत करेंगे, इससे संबंधित प्रश्नों को शामिल करेंगे। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आप लोग सही करें।
अगला क्वेश्चन है, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा भाई, बताएंगे। थर्ड बिगेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, या फिर यूरोप है, या फिर एशिया। तो देखिए सबसे बड़ा तो भाई एशिया ही है, इसके बाद फिर अफ्रीका आता है, फिर इसके बाद नॉर्थ अमेरिका आता है। तो इसलिए तीसरा पूछ रहा है ना, तो तीसरा सीधा सीधा से बताइए, क्षेत्रफल में ही पूछ रहा होगा, तो इसलिए नॉर्थ अमेरिका सही है। ठीक है, आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, बताओ भैया सभी लोग, उत्तरी अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो ग्रेट लेक्स में देखिए 5 झीलें शामिल हैं, जिसमें सुपीरियर झील को कौन नहीं जानता है, सब लोग जानते हैं। हमारे बहुत से साथी जो है सैकड़ों की तादाद में मिशन इंस्टीट्यूट में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, और अगर वो मेरी आवाज को समझ पा रहे हो, देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन को, तो सभी लोग जवाब भी दीजिएगा, क्योंकि ये सब चीजें आपको पढ़ाई जा चुकी हैं। और अगर आप जवाब देंगे तो हमें बहुत ही अच्छा लगेगा कि भाई जो आप लोग पढ़ते हो उसको बता भी सकते हो। ठीक है ना, आज के जमाने में सिर्फ पढ़ना ही जो है ठीक नहीं है, बहुत पढ़ा लिखा लेकिन गढ़ा कम होना, तो वो जो है एक तरह से कमजोरी की निशानी होती है। क्योंकि आप लोग देखते हैं कि बहुत पढ़ने से इसके बाद अगर वो अपने आप को गढ़ नहीं पाया और नौकरी नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं अंदर अंदर जो है वो बहुत प्रभावित होता रहता है, परेशान होता रहता है। लेकिन पढ़ा होना और उसके साथ साथ गढ़ा होना, गढ़ा होने का मतलब ये है कि क्वेश्चन हो तो फटाफट उसको कर ले जाए, और गढ़ा होने का मतलब ये है कि भाई अभी अगर कोई समस्या भी आती है तो शिक्षा का सामर्थ्य ऐसा है कि भाई आप अपने आप को आगे बढ़ा सकते हो, है ना। तो इसलिए आप लोगों को हम विशेष रूप से कहेंगे कि आप पढ़ रहे हो तो इसका सही जवाब आपका सुपीरियर होना ही चाहिए। इसके बाद आइए भैया अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन है ध्यान दीजिए, विश्व का सबसे समृद्ध महाद्वीप कौन सा है, मैंने प्रॉस्परस कॉन्टिनेंट कौन सा है भाई। तो आप लोग आप ही से पूछा जाए कि आप अगर दुनिया में किस महाद्वीप में जाना चाहेंगे, तो देखिए जब देश कोई पूछता है तो समान रूप से हमें इंग्लैंड की बात आती है कि इंग्लैंड जाना चाहते हैं, लेकिन जब कॉन्टिनेंट की बातचीत आती है तो हालांकि यूरोप ही बहुत ज्यादा समृद्ध है, लेकिन अब इसमें यूरोप को ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो आपको सीधा सीधा सा उत्तरी अमेरिका बताइए, अमेरिका जाना चाहते हैं, कनाडा जाना चाहते हैं, ये आपने शब्द सुने होंगे। ठीक है, अफ्रीका भी जाने के लिए तो अफ्रीका भी जाइए, हम तो कहते हैं अंटार्कटिका भी होके आइए, कोई समस्या नहीं है। लेकिन प्रश्न ये है कि समृद्ध कौन सा है, इकोनॉमिकली रूप से, पॉलिटिकली रूप से आप देखेंगे अमेरिका को, अगर आप लोग दूसरी भाषा में समझे तो अमेरिका को इंटरनेशनल पुलिसमैन कहा जाता है, क्योंकि बहुत से देश इसके आदेश से, बहुत से देश इसके कमेंट से, एक स्टेटमेंट से प्रभावित होते हैं। इसलिए आप ऐसे देशों वाले महाद्वीप को उत्तरी अमेरिका महाद्वीप कहते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर पूर्वी देखिए अगला है, पूर्ण रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत स्थित एक मात्र ग्रेट झील कौन सी है। इस क्वेश्चन को पहले समझिए, थोड़ा सा इसमें हल्के से एक लाइन मिस है। तो देखिए पूर्ण रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत एकमात्र ग्रेट झील यानी महान झील कौन सी है। तो देखिए जो महान झीलें हैं वो तो 5 झीलें हैं, आप सभी लोग जानते हैं, इस प्रकार से 5 झीलें हैं। अब इसमें कह रहा कौन सी ऐसी झील है जो सिर्फ अमेरिका में स्थित है। तो ये 4 झीलें कनाडा और यूएसए दोनों में स्थित है। मिशिगन झील होगा भैया, मिशिगन झील, आप सभी लोग बताइएगा। हमारे जितने भी विद्यार्थी पढ़ रहे हैं मिशन इंस्टीट्यूट में, आप सभी लोगों से बिल्कुल ये बात क्लियर होनी चाहिए। हम पूछ रहे हैं कि कौन सा सही जवाब होना चाहिए, तो सीधा सीधा डी ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, तो आज के सेशन का दोस्तों ये लास्ट क्वेश्चन होगा, उत्तरी अमेरिका को साइबेरिया से अलग करता है, बताएंगे उत्तरी अमेरिका को साइबेरिया से अलग करने वाला जो है, उत्तरी अमेरिका को साइबेरिया से अलग करने वाला कौन सी जलसंधि है, स्ट्रेट है। तो हडसन है, फ्लोरिडा है, बेरिंग है, या फिर कोई नहीं। उत्तरी अमेरिका को साइबेरिया से अलग करने वाला देखिए यहाँ पर आप देखिए अलास्का हो गया, और यहाँ पर रूस का कमचटका प्रायद्वीप हो गया। तो यहाँ पर जो जलसंधि होगी उसका नाम होगा बेरिंग। ठीक है, बेरिंग, तो सी ऑप्शन सही है। हालांकि ये क्वेश्चन एक बार फिर से आ चुका है, एक बार हमने आपको बता ही दिया था। तो दोस्तों कैसा लगा आप सभी लोगों जरूर कमेंट करने का प्रयास करें। आज यहीं तक, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद।